वेरी वेलकम टू ऑल कम। छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश। छत्तीसगढ़ इतिहास की बहुत बेहतरीन हमारी सीरीज चल रही है और इसके पहले हमने मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कर लिया है। वैसे आपने अगर हमारी इस सीरीज को नहीं दिखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीरीज एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें हम पूरे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को जीरो से हीरो तक कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज मैं निखिल वाजपेयी और आप सभी मिलकर के शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश यानी कि सातवाहन डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। जब मैं सातवाहन डायनेस्टी की बात करता हूं तो सबसे पहले पहली स्लाइड में हम उनके साक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश के प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कलिंग व कौशल क्षेत्र में अधिकार किया था। तो ये जो क्वाइन आप लोगों को दिख रहा है और इसमें जो फेस बना हुआ है, संभवतः ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जी का ही चेहरा है। तो सातवाहन वंश के प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी जी का दो क्षेत्रों में कलिंग और कौशल में शासन था या अधिकार था, और यह मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण वंश था जिसके शासन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। इसके अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पर मैं पहले आप लोगों को सातवाहन वंश आया कब, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, यानी कि इसके पहले जो हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा है उनके खत्म होने के पश्चात या उनके पतन के पश्चात दक्षिण भारत में सातवाहन राज्यों की स्थापना हुई। कहीं न कहीं सातवाहन वंश का संबंध दक्षिण भारतीय राजवंशों में से है। अब हमें यह याद रखना है कि पूर्व में या पूर्वी क्षेत्र में चेदी वंश का उदय हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में जब सातवाहन वंश था, इसी वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में चेदी वंश का उदय था और चेदी वंश भी शासन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सातवाहन वंश और चेदी वंश समकालीन वंश हैं, और इसका पूर्वी भाग चेदी वंश के शासन में था, जबकि ज़्यादातर दक्षिण कौशल का भाग किसके अधीन था, तो सातवाहन वंशों के अधीन था। चेदी वंश का अगर चर्चा आया है तो मैं चेदी वंश के बारे में बता दूं कि इनके राजा का नाम खारवेल था, और संभवतः हमें यही समझ में आता है कि इनके राजा का नाम खारवेल रहा होगा। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी की जब मैं बात करता हूं तो पहले हम लोग दो मैप्स दिए हैं जिनमें हम देख पा रहे हैं कि सातवाहन वंश का कहां कहां तक शासन था। दक्षिण भारत के आंध्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक इनका शासन जाता था, और भी कुछ क्षेत्र इनके कवर होते थे। आप लोगों को मैप में नजर आ रहा होगा। वैसे सातवाहन वंश के शासक की राजधानी या प्रतिष्ठान या इसे पैठान के नाम से भी जाना जाता था, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे हम चलते हैं कि सातवाहन वंशकालीन जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो एक पॉइंट इसमें और बतलाना चाहूँगा कि सातवाहन राजा अपीलक की एकमात्र मुद्रा जो हमें प्राप्त हुई है वह बालपुर नामक स्थान से प्राप्त हुई है। तो सातवाहन राजक अपीलक की एकमात्र मुद्रा हमें बालपुर नामक स्थान से प्राप्त हुई है। वैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सातवाहन वंश के शासक अपीलक की मुद्रा या एकमात्र मुद्रा, जो कि सातवाहन वंश के शासक अपीलक भी हुए होंगे, उनकी सिर्फ एक ही मुद्रा हमें मिली है और वो बालपुर से मिली है। अब बालपुर जो है इसमें लेकर के मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ की इतिहास, जो कि गीतेश कुमार अमरोही जी की किताब है, उसमें बालपुर को रायगढ़ में बतलाया गया है, जबकि जब हम बालपुर को गूगल वगैरह में सर्च करते हैं तो ये जांजगीर चांपा जिले का एक तहसील प्राप्त होता है, जिसको भी मैंने लास्ट में शामिल किया कि बालपुर इज अ विलेज पंचायत लोकेटेड इन जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो बालपुर जांजगीर चांपा, मल्हार बिलासपुर से सातवाहन वंश की रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से प्राप्त हुई हैं। तो ये जो आप लोगों को पिक्चर दिख रही है इस स्लाइड पे, ये मल्हार की पिक्चर है। आगे सातवाहन वंशकालीन शिलालेखों की जब मैं बात करता हूं तो आपको याद रखना है कि राजा वरदत्त श्री की जानकारी गुंजी, यानी कि जब हम गुंजी जाते हैं शक्ति, अब याद रखिएगा ये शक्ति अभी अभी नया जिला बना है, इसके पूर्व यह गुंजी क्षेत्र जांजगीर चांपा में ही आया करता था। तो अगर पीएससी व्यापम जांजगीर चांपा ऑप्शन में देते हैं और शक्ति नहीं है तो आपको जांजगीर चांपा ही सही टिक लगा करके आना है, अन्यथा शक्ति देने की स्थिति पे आपको शक्ति पे टिक लगा कर आना है। तो राजा वरदत्त श्री की जानकारी गुंजी, जो कि शक्ति में है,
या शक्ति के निकट गूंजी, जिसे ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, से शिलालेख में कुमार वरदत्त श्री नामक राजा का उल्लेख है। संभवतः ये वरदत्त श्री राजा जो हैं ये सातवाहन राजा ही रहे होंगे। आगे हम चलते हैं तो सातवाहन वंशकालीन प्रतिमा, लेखयुक्त प्रतिमा और मिट्टी के मुहर बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। इससे यह समझ में आता है कि बिलासपुर का मल्हार सातवाहन वंशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। वरदत्त श्री का वर्णन, जिसे इतिहासकार ने सातवाहन शासक कहा है। इसके साथ ही साथ में सातवाहन वंशकालीन स्थापत्य कला, सातवाहन वंश ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला सांघाराम का निर्माण करवाया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि सांघाराम का निर्माण किसने करवाया था, नागार्जुन के लिए सांघाराम का निर्माण किसने करवाया था, इस प्रकार से। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसके बारे में हमें जानकारी चीनी यात्री वेंगसांग से प्राप्त हुई है। चीनी यात्री वेंगसांग ने उल्लेख किया है कि दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट एक पर्वत पर सातवाहन राजा ने एक सुरंग खुदवाकर प्रसिद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला भव्य सांघाराम का निर्माण करवाया था। उम्मीद है आप लोगों को एक एक पॉइंट मेरी समझ में आ रही होगी। ये जो इमेज दिख रही है ये कास्ट स्तंभ की प्रतिमा है जो आप लोगों को नजर आ रही है। सातवाहन वंश की कालीन कास्ट स्तंभ, सातवाहन वंश कालीन कास्ट स्तंभ जांजगीर चांपा जिले के किरारी से 1921 में प्राप्त हुआ। इस काल का एक कास्ट स्तंभ लेख जांजगीर चांपा जिले के किरारी चंद्रपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। किरारी और चंद्रपुर दोनों याद रखेंगे। कास्ट स्तंभ में अधिकारियों के पद का नाम उल्लेख है, यानी कि ये खुदे हुए हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है जो उस काल के प्रचलित रहे होंगे। सेनापति, प्रतिहार, इस प्रकार से कुछ पदों के नाम और उनके नाम अंकित हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। मैंने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इस क्लास से संबंधित बताने की कोशिश करी। आगे हम कुषाण वंश, मेघ वंश और गुप्त वंश की चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से हम आगे पूरी सीरीज को बढ़ाएंगे। बस आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है।